कांता बहुत ही चालाक नौकरानी थी। वो जिस घर में भी जाती उस घर की खुशियों में आग लगा देती। फिर कुछ दिन के बाद कांता को कावेरी नाम की एक औरत के घर में काम मिल जाता है। कावेरी की दोनों बहुएं बहुत ही सीधी सादी थी। दोनों बहुओं में खूब आपसी प्यार था। ये देखकर कांता को होती है बहुत जलन। अरे पहला ऐसा घर देख रही हूँ जहाँ देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं। अरे जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ काम करने में मजा ही क्या है। अब तो मुझे इन दोनों के बीच में आग लगानी ही पड़ेगी। फिर एक दिन कावेरी की छोटी बहू राधा कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कांता झाड़ू लगाते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। अरे क्या बात है राधा मेम साहब, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सच में ना आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हो। अब रहने भी दे, इतनी भी ज्यादा तारीफ मत कर मेरी। अरे मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। कौन है जो मेरी बुराई करता है? अरे अब कल की ही बात ले लो। आपकी जेठानी किरण ने ना मुझे समोसे बनाने को कहा था। मैंने उनसे कहा कि थोड़े समोसे राधा मेम साहब को भी दे दो, लेकिन उन्होंने तो आपकी बुराई की और कहने लगी वो तो मोटी भैंस है, समोसे खाकर और मोटी हो जाएगी। और उसके बाद ना जोर जोर से हंसने लगी। अरे नहीं नहीं नहीं, दीदी मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। अरे मेम साहब आप ना बहुत भोली हो, किसी के मुंह पर कोई बुराई थोड़ी ना करता है। बुराई तो पीठ पीछे की जाती है ना। आप ना थोड़ी चालाक बनिए, वरना किरण मेम साहब के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लगते। ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के आपको घर से बाहर निकाल दें। उसके बाद कांता झाड़ू लगाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कांता की कही हुई बात राधा के दिमाग में घूमने लगती है। फिर उस शाम कांता साफ सफाई के बहाने किरण के कमरे में पहुंच जाती है और राधा के खिलाफ उसके कान भरने लगती है। इस तरह से कुछ ही दिनों में कांता दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देती है। फिर एक दिन, किरण मेम साहब आज ना मेरे घर पर अचानक से मेहमान आ गए। मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। क्या मैं आपके घर से अनाज ले जा सकती हूँ? आप इस घर की बड़ी बहू हो ना, जो आप कहोगी वही तो होगा ना, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने आ गई। अपनी तारीफ सुनकर किरण हो जाती है खुश। हाँ हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू, यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। जा तुझे जितना राशन लेना है ले जाकर जा। ये सुनकर कांता बहुत खुश होती है। उसके बाद वो राधा के कमरे में जाकर कहती है, अरे मेम साहब आज ना मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं और मेरे पास कोई साड़ी नहीं है पहनने को, तो मैंने सोचा कि मैं किरण मेम साहब से मांग लूं। लेकिन फिर मेरे ख्याल आया कि इस घर में सबसे अकलदार और दयालु तो सिर्फ आप ही हो, इसलिए मैं आपके पास आ गई मदद मांगने। राधा भी कांता की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपनी 2 महंगी साड़ी दे देती है। उस दिन के बाद से कांता दोनों बहुओं को अपनी बातों के मीठे जाल में फंसाकर उनसे तरह तरह की चीजें लेने लगती है। फिर एक दिन किरण का पति रंजीत घर के खर्च का हिसाब कर रहा था। अरे ये क्या किरण, इस महीने राशन पर हमने दुगने पैसे खर्च कर दिए। आखिर इतना खाना कौन खा जाता है? किरण रंजीत को कांता के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो कांता की नजरों में महान बनना चाहती थी, इसलिए वो बात को घुमा देती है। उसी शाम राधा अपने पति राज से नई साड़ी खरीदने के लिए कहती है। ये सब क्या है राधा?
पिछले महीने ही तो तुमने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी थी। तुम्हारे पास तो अलमारी भर के साड़ियाँ थीं। आखिर तुम्हारी साड़ियाँ कहाँ चली गईं? कांता ने राधा की भी बड़ाई करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया था, इसलिए वो अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए अपने पति राज को झूठ कह देती है कि उसकी सारी साड़ियाँ चूहे कुतर गए हैं, इसलिए वो सारी साड़ियों को फेंक देती है। इस तरह कांता अपने शातिर दिमाग के जरिए दोनों बहुओं को बेवकूफ बनाकर खूब फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन कावेरी एक कारपेंटर को घर पर बुलाती है। कावेरी उसे किरण के कमरे में ले जाती है। देखो, सारा कमरा अच्छे से देख लो। मुझे यहाँ पर एक महाराजा बेड चाहिए और उस कोने में एक सुंदर सी अलमारी चाहिए, और हाँ, यहाँ एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल भी बना देना। अरे क्या बात है, ये बुढ़िया तो अपनी बड़ी बहू के ऊपर खूब खर्च कर रही है। हाँ, अभी इस बुढ़िया की मौज लेती हूँ। उसके बाद कांता जल्दी से राधा के कमरे में पहुँच जाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये बात है, आज मैं मम्मी जी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद राधा गुस्से में किरण के कमरे में पहुंच जाती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आप दीदी के लिए इतना खर्च कर रही हैं। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? अरे बहू, अचानक से तुझे क्या हो गया है? इस कमरे से निकलने के बाद मैं तेरे ही कमरे में आने वाली थी। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो मैं यहाँ आ गई इसलिए आप बातें बना रही हैं। अगर आप इतनी ही ईमानदार होती ना तो हम दोनों बहुओं को एक साथ बुलाकर हमारी पसंद नापसंद पूछती, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू ही प्यारी है। ए राधा, तू बेवजह बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे तू होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तू मम्मी जी की चमची है, चमची। इन्हें बहला फुसलाकर अपना काम निकालती है बस। ये सुनकर किरण अपना आपा खो बैठती है और बगल में पड़ा डंडा उठा लेती है। अब बोल बोल, क्या बोल रही थी? अरे अरे, ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? भगवान के लिए मेरे घर में कोई तमाशा मत करो। राधा बहू, मैंने कह दिया ना, तेरे लिए भी अलमारी और बेड बनेगा। अब चल तू यहाँ से। उसके बाद कावेरी राधा को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कांता मुंह बनाने लगती है। अरे धत तेरी की, इस बुढ़िया ने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। फिर एक रात कावेरी अपनी किसी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई रिक्शा या टैक्सी भी नहीं दिखाई देती। कावेरी फोन करके अपने बड़े बेटे को वहां आने के लिए कहती है। तभी कावेरी को ख्याल आता है कि पास में ही कांता का घर है। कावेरी वक्त बिताने के लिए कांता के घर पहुंचती है, लेकिन कावेरी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है कि तभी उसे कांता के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे कांता, तेरा दिमाग तो बहुत ही तेज है। तूने दोनों बहुओं को बेवकूफ बनाकर उनसे खूब माल लूटा है। अरे तू देखती जा बस, धीरे धीरे मैं और क्या क्या करती हूँ। हे भगवान, जिसे मैं भोली भाली नौकरानी समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही चालबाज निकली। उसके बाद कावेरी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कांता कावेरी के घर पहुंचती है तो कावेरी के घर पर एक दूसरी नौकरानी काम कर रही थी। कांता, हमने तेरी जगह इसे रख लिया है। ये मेरे गांव की लड़की है, तेरी तरह बेईमान और धोखेबाज नहीं है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे आखिर मैंने किया क्या है? अरे कल रात जब तू अपनी सहेली के साथ बैठकर ठीकरे मार मार कर अपनी बड़ाई कर रही थी ना, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बस फिर क्या था, ये सुनते ही कांता की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव लौट जाती है। कांता के जाने के बाद धीरे धीरे कावेरी की दोनों बहुओं का स्वभाव समान हो जाता है और वो दोनों फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।